Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Welcome to the Reader online classes. क्लास सेकेंड ईयर सरगोदा बोर्ड, सब्जेक्ट है केमिस्ट्री और आज का लेक्चर नंबर है 45। डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने चैप्टर नंबर 9 को स्टार्ट किया हुआ है जो कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं। इस चैप्टर के अंदर आज जो टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस करने हैं आज के लेक्चर में, वो मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ बेंजीन को डिस्कस करेंगे। स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन रूल्ड आउट, इसको डिस्कस करेंगे। कैकुलेज स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे और ऑब्जेक्शंस ऑन कैकुलेज स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करेंगे। और लास्ट पे बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट या लॉन्ग क्वेश्चंस आज के टॉपिक से रिलेटेड बनते हैं उनको डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, बेंजीन को सबसे पहले माइकल फैराडे ने 1825 के अंदर डिस्कवर किया था। बेंजीन वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय माइकल फैराडे इन 1825। ये माइकल फैराडे बेटा वही है जिसको आप फिजिक्स में लॉ भी डिस्कस कर चुके हैं ना, फैराडेज लॉ। इन द गैस प्रोड्यूस्ड बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल। वेजिटेबल ऑयल की जब डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करवाई गई थी तो उस दौरान एक गैस प्रोड्यूस हुई थी और उस गैस के अंदर उसने कहा था कि बेंजीन जो है वो डिस्कवर की थी उस गैस के अंदर। उसके 20 साल के बाद हूफमैन ने कोल तार के अंदर भी बेंजीन को डिस्कवर किया था। अब बेंजीन की आपको पिक्चर दिखाते हैं। ये बेंजीन की पिक्चर है ऑलमोस्ट 5.5 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, ठीक है, जिसके ऊपर ये जाकर एक विस्कस सा सॉलिड आपके सामने नजर आ रहा है। ये बेंजीन की पिक्चर है कि बेंजीन दिखने में कुछ इस तरह से होती है, ठीक है। अब एक चीज मेरे बेटा याद रखिएगा, केमिस्ट्री के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि जब हम किसी चीज को डिस्कवर करते हैं तो उसका फार्मूला बनाते हैं, ठीक है, उसकी कोई ना कोई रिप्रेजेंटेशन रखते हैं। अब हमने बेंजीन को डिस्कवर तो कर लिया, वेजिटेबल ऑयल के अंदर डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन वेजिटेबल ऑयल की करवाई, उसमें गैस प्रोड्यूस हुई, उसके अंदर बेंजीन डिस्कवर हुई, कोल तार के अंदर डिस्कवर हुई। अब बेंजीन का फार्मूला बनाया जाएगा, ठीक है। तो बेंजीन का फार्मूला बनाने के लिए हमें किसकी हेल्प की ज़रूरत है, हमें क्या चाहिए? आपने फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ा हुआ है हाउ टू राइट अ एम्पिरिकल फार्मूला, और एम्पिरिकल फार्मूला से हम फिर मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालते हैं। ये बात आपने पढ़ी हुई है ना। एम्पिरिकल फार्मूला जो है वो किसके इक्वल होता है? हमारे पास जो एम्पिरिकल फार्मूला है, एम्पिरिकल फार्मूला, ठीक है, उससे आप क्या निकालते हैं? मॉलिक्यूलर फार्मूला। क्यों? इन दोनों के दरमियान रिलेशन क्या है? मॉलिक्यूलर फार्मूला बराबर होता है मेरे बेटा n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला के, ठीक है। कि अगर हम एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड आउट कर लें, ठीक है, तो उसके बाद हम आसानी से मॉलिक्यूलर फार्मूला बना सकते हैं। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एम्पिरिकल फार्मूला बनाना, क्योंकि एम्पिरिकल फार्मूला से मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाना आसान होता है, ठीक है। अब और मैंने आपको क्या बताया कि केमिस्ट्री के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जब कोई चीज दरियाफ्त होती है, डिस्कवर होती है, तो उसका फार्मूला बनाना। द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ बेंजीन इज डिटरमाइंड बाय द एलिमेंटल एनालिसिस। हमने एलिमेंटल एनालिसिस किए। अब एलिमेंटल एनालिसिस करने के भी काफ़ी ज़्यादा तरीके होते हैं, ठीक है, आप फर्स्ट ईयर में पढ़ भी चुके हैं, जिसमें कंबशन एनालिसिस भी था। अब हमने उस एनालिसिस के ज़रिए एक चीज़ पता लगाई, ठीक है, कि वो जो एम्पिरिकल फार्मूला के सारे स्टेप होते हैं ना, सबसे पहले परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड आउट करना, उसके बाद नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करना, उसके बाद मोल रेशो फाइंड आउट करना, और मोल रेशो से आपने एम्पिरिकल फार्मूला निकालना है। ये उसके स्टेप होते हैं। अब हमने जो बेंजीन का एम्पिरिकल फार्मूला निकाल लिया, वो क्या निकाला? वो निकाला, हमारे पास आया बेंजीन का एम्पिरिकल फार्मूला CH। क्या आया है? CH। अच्छा, जब बेंजीन दरियाफ्त हुई है, ठीक है, तो उसका वजन कर सकते हैं हम या नहीं कर सकते?
कर सकते हैं ना। फॉर एग्जांपल ये एक मेरे पास कंपाउंड है, ठीक है, जिसको मैं ये हाईलाइट कर रहा हूँ। ये मेरे पास एक कंपाउंड डिस्कवर हुआ है, इसके अंदर कौन कौन से एटम्स हैं, कौन कौन से नहीं हैं, वो तो मुझे इल्म नहीं है। लेकिन क्या मैं इस कंपाउंड का, ये जो चीज़ डिस्कवर हुई है, क्या मैं इसका वज़न कर सकता हूँ, इसका वेट तो कर सकता हूँ ना। तो इसको उठा के जब वेटिंग मशीन में रखेंगे, जिस तरह भी हम वेपर्स मेथड के ज़रिए, जिस तरह भी इसका वेट तो हम आसानी से कर सकते हैं। तो इसका वेट जो आएगा वो मॉलिक्यूलर मैस होगा, क्योंकि केमिस्ट्री के अंदर वेट और मैस ये ऑलमोस्ट इक्वल हैं, ठीक है। केमिस्ट्री के अंदर मैस और वेट सेम होते हैं, फिजिक्स के अंदर इन दोनों में इंतहाई डिफरेंस है। एक फिजिकल क्वांटिटी होती है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है। अच्छा जी, अब हमारे पास इसका जो वेट निकाला हमने, यानी कि इसका जो मॉलिक्यूलर मैस निकाला, वो कोई ना कोई क्वांटिटी निकलेगी ना। फॉर एग्जांपल उसकी कोई ना कोई वैल्यू होगी ग्राम्स के अंदर। ये बात समझ में आ रही है आपको, ठीक है। तो इस तरह से हम जो है वो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालेंगे। कैसे? क्यों मॉलिक्यूलर फार्मूला किसके इक्वल होता है? n इंटू इंपीरिकल फार्मूला। और n किसके बराबर होता है? n मेरे बेटा हमने पढ़ा था फर्स्ट ईयर के अंदर के मॉलिक्यूलर मैस, कैपिटल M मॉलिक्यूलर मैस, ठीक है, डिवाइडेड बाय इंपीरिकल या इंपेरिकल फार्मूला मैस। पढ़ा था ना ये आपने। इससे जो वैल्यू आएगी उसको हम n कंसीडर करेंगे और n से उसको इंपीरिकल फार्मूला बना देंगे। किस तरह? अब इसकी डेरिवेशन जरा मैं इधर आपको सेपरेट करके दिखा देता हूं। हमारे पास मॉलिक्यूलर मैस, फॉर एग्जांपल अगर बेंजीन का करें तो बेंजीन का मॉलिक्यूलर मैस आया 78। कितना आया? 78 ग्राम्स। और अब हमारे पास इंपीरिकल फार्मूला मैस कितना होता है? कार्बन का 12 होता है, प्लस हाइड्रोजन का कितना होता है? 1। तो वो कितना आ जाएगा? वो 13 आ जाएगा। ये बात क्लियर होगी? कितना आ गया? 13। 78 डिवाइडेड बाय 13, तो हमें पता है कि 13 1s और 13 6s 78 होता है। तो ये मेरे पास किसकी वैल्यू आई है? ये वैल्यू आई है मेरे पास n की। ये जो मैंने 78 डिवाइडेड बाय 13 किया है, ये किसकी वैल्यू आई है? n की। 78 कहाँ से आया? फर्ज कर लें ये जो मैंने ग्रीन कलर का हाईलाइट किया हुआ है, फर्ज कर लें ये बेंजीन है, तो इसका तो मैं वजन कर सकता हूँ ना, जो चीज़ दरियाफ्त हुई है। तो इसका वेट कितना निकला? 78 ग्राम। और इसका इंपीरिकल फार्मूला मैस निकला, वो कितना निकला? 13। वो कैसे 13 निकला? क्योंकि मैंने एलिमेंटल एनालिसिस करके बेंजीन का इंपीरिकल फार्मूला फाइंड आउट किया, तो वो CH निकला। अब 78 डिवाइडेड बाय 13 जब किया गया तो वो क्या आंसर आया? वो 6 आंसर आया। इसका मतलब है आपका n की क्या वैल्यू है? 6 है। तो n की वैल्यू जब 6 है तो n इंटू इंपीरिकल फार्मूला यही होता है ना। और n की वैल्यू क्या है? 6। इंपीरिकल फार्मूले की क्या वैल्यू है? CH। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या बनेगा? C6 और H6, ठीक है। वो क्या बनेगा? C6 और H6। तो ये बात आपको क्लियर होगी कि हमने बेंजीन का फार्मूला किस तरह निकाला? थ्योरेटिकली ही निकाला, इसके जरिए कोई एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये जब आप सारी एक्सपेरिमेंट से वैल्यूज ले लेंगे, एलिमेंटल एनालिसिस आपने कर लिया, ठीक है, उसके बाद हमने वेट फाइंड आउट कर लिया, तो अब सारा थ्योरेटिकल काम है। हमने बेंजीन का ये फार्मूला निकाल लिया कि C6H6 होता है। ये बात क्लियर हो गई? द मॉलिक्यूलर मैस डिटरमाइंड बाय द वेपर डेंसिटी मेथड इज 78 ग्राम। आपने जो हमने बेंजीन का मॉलिक्यूलर मैस निकाला, जिस तरह मैंने अभी आपको पहले सारा फाइंड आउट करके दिखाया है, वो कितना निकला? वो 78 ग्राम निकला। द 6 टाइम्स द एम्पिरिकल फार्मूला मैस, वो तकरीबन एम्पिरिकल फार्मूला मैस के 6 गुना था। आपकी बुक पे सिर्फ इसी तरह लिखा हुआ है कि हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला फिर C6H6 बना लिया। तो लेकिन अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको सारा मेथड करके बताया है कि किस तरह n को आप मल्टीप्लाई करेंगे और फिर आप C6H6 हमारे पास किस तरह से फार्मूला आता है। ये बात क्लियर होगी? अब C6H6 क्या चीज इंडिकेट कर रहा है? ये इंडिकेट कर रहा है कि इसके दरमियान बहुत ही ज्यादा या डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है, कि C6 जो है वो हाईली अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। और अनसैचुरेटेड किसे कहते हैं? जिसके अंदर बॉन्ड ज्यादा हो, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो जिसके अंदर।
अब हम चलते हैं बेंजीन के स्ट्रक्चर की तरफ, कि आपने बेंजीन का फार्मूला तो बना लिया, ठीक है, बेंजीन आपने देख भी ली, लेकिन बेंजीन का स्ट्रक्चर कैसे होगा? हर कंपाउंड का कोई ना कोई स्ट्रक्चर होता है, जिस तरह वाटर का भी हमारे पास कोई ना कोई स्ट्रक्चर होता है, सल्फ्यूरिक एसिड के भी बाकायदा स्ट्रक्चर्स बनते हैं। तो इसमें बेंजीन का स्ट्रक्चर कैसे होगा? हमारे पास जो बेंजीन का फार्मूला आया है वो क्या आया है मेरे बेटा? बेंजीन का फार्मूला आया है C6 और H6, ठीक है। इसका मतलब है कि आपने कार्बनें कितनी रखनी है? 6, हाइड्रोजन्स भी कितने रखने हैं? 6 ही रखने हैं। हाइड्रोजन 6 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, 6 से ज्यादा हो जाएंगे तो वो तो बेंजीन ही नहीं रहेगी। अब हमारे पास जो बेंजीन का स्ट्रेट चेन फार्मूला बनता है वो कौन सा बनता है? अच्छा, पहले ये चीज समझ लें कि स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन इज रूल्ड आउट। रूल्ड आउट का क्या मतलब होता है? रूल्ड आउट का मतलब होता है खत्म हो जाना या निकाल देना, कि हमारे पास बेंजीन का जो स्ट्रेट चेन का स्ट्रक्चर है वो एक्सेप्टेबल नहीं है, यानी कि बेंजीन कभी भी स्ट्रेट चेन नहीं हो सकती। उसकी क्या क्या रीजंस हैं? पहली रीजन, पॉसिबल स्ट्रेट चेन फार्मूला जो हमारे पास बनता है, ठीक है, वो ये बनते हैं। अब आपने कार्बन्स भी 6 रखनी है, हाइड्रोजन्स भी 6 रखने हैं, इस चीज का आपने हर हालत में ख्याल रखना है। अब देखें दोनों स्ट्रक्चर्स में, देखें कार्बन 6 हैं जी, बिल्कुल कार्बन हमारे पास 6 हैं। ये कितनी है? 1 2 3 4 5 6, क्लियर। अच्छा, अब यहां पे हाइड्रोजन्स काउंट करें, 1 and 2 3 4 5 and 1 हाइड्रोजन 6, इसका मतलब हाइड्रोजन्स भी पूरे हैं। अच्छा जी, अब आप क्या करें, इस नीचे वाले स्ट्रक्चर में भी देख लें, हाइड्रोजन 2 और 2 4, सेंटर में 2 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन हो गए। तो ये सारी चीज क्या इंडिकेट कर रही है कि अगर हमने बेंजीन के हाइड्रोजन्स भी पूरे करने हैं तो कार्बन भी पूरे करने हैं, तो हमें कहीं ना कहीं डबल या ट्रिपल बॉन्ड लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमने कार्बन की वैलेंसी भी सेटिस्फाई करनी है। इस वजह से कहीं ना कहीं डबल या ट्रिपल बॉन्ड आएगा ही आएगा, क्लियर। अच्छा जी, दूसरा हमने जो चीज देखी, अब ये ऊपर वाला जो रिएक्शन है ये क्या इंडिकेट कर रहा है? ये इंडिकेट कर रहा है कि बेंजीन या तो अल्कीन है या अल्काइन है। अल्कीन नहीं हो सकती, ऐसे ही है ना, क्योंकि अगर हमारे पास डबल ट्रिपल और सिंगल बॉन्ड हो तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होता है? अल्कीन से ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। वो कभी भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो नहीं देंगे, वो तो एडिशन रिएक्शन देंगे, क्योंकि डबल बॉन्ड पहले टूटता है, सॉरी पाई बॉन्ड जो है वो पहले टूटता है, सिग्मा बॉन्ड तो बाद में टूटता है। तो जब हमने ये देखा कि अब इसके अंदर इसका मतलब है अनसैचुरेटेड कैरेक्टर है, और जिसके अंदर भी अनसैचुरेटेड कैरेक्टर हो तो उसको KMnO4 के साथ रिएक्ट करवाएं तो वो KMnO4 का कलर डिस्चार्ज कर देते हैं, मतलब वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। KMnO4 जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। A compound having the above structure should behave like an alkene or alkyne because both are oxidized by alkaline KMnO4 solution। हमने पढ़ा था ना बायर्स रिएजेंट में, अल्कीन के अंदर भी, कि बेंजीन अल्कीन्स और अल्काइंस ये दोनों जो हैं KMnO4 की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। जबकि जब बेंजीन के साथ KMnO4 का रिएक्शन करवाया गया तो उसने कोई भी रिएक्शन नहीं दिया, उसने KMnO4 का जो पर्पल पिंकिश पर्पल कलर का उसका कलर था वो डिस्चार्ज नहीं किया। इसका मतलब है बेंजीन अल्कीन और अल्काइन वाले रिएक्शन नहीं देती, क्लियर। लेकिन एट द सेम टाइम जब हमने बेंजीन के रिएक्शंस करवाए तो बेंजीन ने एडिशन रिएक्शन दे दिया। अब इस बात पे गौर कीजिएगा, KMnO4 के साथ रिएक्शन करवाएं तो क्या बनता है कि हमारे पास पता चलता है कि बेंजीन में ना अल्कीन वाला रिएक्शन है ना अल्काइन वाला रिएक्शन है। लेकिन वही जब रिएक्शन हम एडिशन रिएक्शन करवाते हैं तो बेंजीन अपने अंदर एडिशन मतलब हाइड्रोजन भी ऐड कर लेती है और हैलोजन्स भी ऐड कर लेती है, ठीक है। जहां से हमें पता चलता है कि इसके अंदर 3 ट्रिपल बॉन्ड हैं। लेकिन एट द सेम टाइम बेंजीन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस भी दे रही है। अब ये जो स्टोरी है ये बड़ी ही कंफ्यूजिंग होती जा रही है कि एक तरफ से हम कह रहे हैं बेंजीन अल्कीन और अल्काइन नहीं है क्योंकि वो KMnO4 के साथ रिएक्ट नहीं करती, उसी टाइम पे हम ये कह रहे हैं कि बेंजीन जो है वो एडिशन रिएक्शन भी देती है, मतलब इसके पास जो है वो अल्कीन और अल्काइन वाला कैरेक्टर भी है। अगर अल्कीन अल्काइन वाला कैरेक्टर है तो फिर उसको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देना चाहिए,
लेकिन जब हमने इसका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाए तो हमें पता चला कि बेंजीन तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी देती है। इसका मतलब क्या हुआ, अभी तक जो बातें हमने डिस्कस की हैं कि बेंजीन के अंदर अल्केन वाला करैक्टर भी है, बेंजीन के अंदर अल्कीन वाला और अल्काइन वाला करैक्टर भी मौजूद है। बात क्लियर हुई? यानी कि वो अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड दोनों करैक्टर रखती है। अच्छा जी, अब दूसरी एक बात चलते हैं कि बेंजीन सिर्फ एक मोनोसब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट देती है। इस चीज का क्या मतलब है? अगर हम बेंजीन के ये जो हमने स्ट्रेट चेन को पढ़ रहे हैं ना, तो स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर को डिस्कस करें तो हमारे पास मेरे बेटा ये देखें 1 2 3 4 5 6, ये 6 कार्बन्स हैं, ठीक है। अगर मैं मोनो सब्स्टिट्यूटेड बनाऊं, मोनो का मतलब एक सब्स्टिट्यूशन लगी होगी, तो ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है इसका मतलब है ऑब्वियसली जो हमारे पास बाकी बॉन्ड्स भी मौजूद हैं और हाइड्रोजन्स भी मौजूद हैं, और अभी जो हम सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे वो हम लगाएंगे हाइड्रोजन की जगह। ये बात क्लियर होगी? तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये 6 कार्बन्स हैं। पहली सब्स्टिट्यूशन तो ये हो सकती है कि सब्स्टिट्यूशन आपकी नंबर 1 कार्बन पे मौजूद हो। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि सब्स्टिट्यूशन हमारी नंबर 2 कार्बन पे मौजूद हो, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन यहां पे कुछ भी लग सकता है। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि सब्स्टिट्यूशन तीसरी कार्बन पे मौजूद हो। अब चौथी पॉसिबिलिटी नहीं है, आप ये नहीं कह सकते कि सब्स्टिट्यूशन यहां पे मौजूद हो। क्यों? क्योंकि हम फिर नंबरिंग यहां से स्टार्ट कर देंगे 1 2 3, वो फिर किस लाइन पे आ जाएगी? वो 3 पे आ जाएगी ना, क्योंकि हम नंबरिंग वहां से स्टार्ट करते हैं जहां पे सब्स्टिट्यूशन करीब होती है। तो ये बात क्लियर होगी? तो अगर हम यहां पे करें या यहां पे लगाएं तो वो 2 पोजीशन पे बनेगी, और 2 पोजीशन हम इधर डिस्कस कर चुके हैं, और अगर हम इधर लगाएं तो वो भी क्या बनेगी? 1 पोजीशन पे बनेगी। इस वजह से ये वाले तीनों पोजीशंस नहीं हो सकती, ये वही वाली रिपीट हो जाएंगी जो हम पीछे डिस्कस कर रहे हैं। तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड सिर्फ कितने बनते हैं? 3, 1 2 और 3, जबकि बेंजीन मोनो सब्स्टिट्यूटेड सिर्फ कितने देती है? वो सिर्फ एक मोनो सब्स्टिट्यूटेड देती है। क्लियर? अब हम जर्नल फार्मूला की तरफ चलते हैं। जो हाइड्रोकार्बन्स अल्केन्स का, अल्कीन्स का, अल्काइंस का जर्नल फार्मूला पढ़ा हुआ है ना, अल्केन का CnH2n+2, अल्कीन का CnH2n और अल्काइंस का CnH2n-2। अगर हम कार्बन का बेंजीन का फार्मूला क्या है? C6H6। अगर हम मेरे बेटा उसके अकॉर्डिंग देखें, कार्बन 6 करें तो अल्केन्स के अकॉर्डिंग हाइड्रोजन्स कितने हो जाने चाहिए? हाइड्रोजन्स तो 14 हो गए, जबकि बेंजीन में कितने हाइड्रोजन्स हैं? बेंजीन में तो सिर्फ और सिर्फ 6 हाइड्रोजन्स है ना, तो ये फार्मूला भी गलत हो गया, क्योंकि हमने 6 से ज़्यादा हाइड्रोजन करना ही नहीं, क्योंकि हमें फार्मूले में ये पता चला है कि बेंजीन में सिर्फ 6 हाइड्रोजन्स होते हैं। अगर हम अल्कीन वाला फार्मूला अप्लाई करें तो कितने हाइड्रोजन्स बनते हैं? 12। इसका मतलब है ये भी नहीं हो सकता। अगर अल्काइन वाला फार्मूला अप्लाई करें तो तब भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि बेंजीन के